मेरा नाम रोहित है। मैं मुजफ्फरपुर शहर का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से तो अंधा नहीं था, लेकिन एक बार एक कार एक्सीडेंट ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली थी। इसी अंधेपन के साथ साथ मैं बड़ा हुआ था और बड़े होने के बाद मैंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। मैं कॉलेज में म्यूज़िक सीखता था और उसी कॉलेज में एक और लड़की थी जिसका नाम सोनाली था। सोनाली भी अंधी थी। वो जन्म से ही अंधी थी और मैं और सोनाली एक दूसरे से बहुत बातें करते थे और हमारी एक दूसरे से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। शायद हम एक जैसे थे, इसलिए सोनाली बहुत खूबसूरत थी, ऐसा मैंने लोगों से सुना था। क्योंकि मैं तो उसे देख नहीं सकता था और न ही उसने कभी खुद को देखा था, क्योंकि वो पैदाइशी ही अंधी थी। उसकी आंखों की रोशनी उसके पैदा होने के साथ ही चली गई थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में म्यूजिक सीखा करते थे। देखते देखते समय ऐसे ही गुजरता चला गया और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। सही मौका देखकर मैंने सोनाली को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। सोनाली ने इस बारे में अपने घर में बात की। घर वालों ने एक बार मुझसे मिलने के लिए कहा। मैं उनके घर पर उनसे मिलने के लिए गया तो उनकी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मेरी बेटी की आंखों की रोशनी नहीं है और तुम्हारी भी आंखों की रोशनी नहीं है। जैसा कि मैं समझती हूँ, दो कमज़ोर इंसान मिलकर एक सफल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मुझे लगता है कि यह फैसला आप दोनों का गलत है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। सोनाली ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी अगर बिता सकती हूँ किसी के साथ, तो मैं रोहित के साथ ही बिता सकती हूँ, वरना आप मुझे किसी के भी घर भेज सकते हैं शादी करके, लेकिन मैं उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। हम दोनों एक जैसे हैं और एक दूसरे की तकलीफ अच्छे से समझ सकते हैं। देखते देखते समय बीतता गया और हमारी शादी का दिन भी आ गया। हमारी शादी हो गई। सोनाली विदा होकर मेरे घर आ गई थी। उससे जो कुछ भी बन पड़ता था वो कर लेती थी, क्योंकि ये घर उसके लिए नया था। कभी कभी तो वो टकरा भी जाती थी। जैसे तैसे वो घर के काम कर लिया करती थी। हमने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। हम पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोनाली के साथ मेरे ही अपने 4 दोस्तों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हम दोनों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरे कुछ दोस्त थे जो बहुत अमीर थे। उन्हें किसी का भी कोई डर नहीं था। मेरी उनसे थोड़ी बहुत दोस्ती थी, लेकिन जब से उन्हें पता चला था कि मैंने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर ली है, तब से उन्हें पता नहीं किस बात की जलन हो गई थी। इसी जलन के कारण उन्होंने एक दिन हमारी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। उन्होंने मेरी पत्नी के शरीर के साथ। मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज़ था। मेरे माता पिता को मुझ पर बहुत गर्व था। मैं उनकी एक लौती औलाद था। हम 4 व्हीलर से अपने कज़िन की शादी के फंक्शन में जा रहे थे। मम्मी पापा बहुत खुश थे और साथ में मैं भी बहुत खुश था। लेकिन अचानक ही हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। हमारी गाड़ी अचानक से एक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो पता चला कि उस हादसे में मेरे माता पिता चल बसे हैं और उस हादसे ने मेरी आंखों की रोशनी भी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली थी। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और मैं अपने घर गया। मैं घर में बिल्कुल अकेला था। मेरी फैमिली में मेरे माता पिता के अलावा कोई और नहीं था। मेरा बचपन बहुत ही परेशानी से गुजरा था। फिर भी मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो किया, जो था म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद था। पापा की एफडी से काफ़ी टाइम गुजारा हुआ। मैंने गिटार सीखना शुरू किया। मैंने पियानो सीखना शुरू किया। देखते देखते मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया। कॉलेज में मेरी मुलाकात सोनाली से हुई। सोनाली शुरुआत से ही अंधी थी। उसकी आंखों की रोशनी बचपन से ही नहीं थी और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसकी आंखों की रोशनी नहीं है। वो हर एक काम बड़े अच्छे से और आसानी से कर लिया करती थी। सोनाली से मेरी मुलाकात इसी कॉलेज में हुई थी और देखते देखते हम दोनों की दोस्ती मोहब्बत में कब बदल गई पता ही नहीं चला। हमने फैसला कर लिया कि हम शादी कर लेंगे। शादी के लिए हमारी फैमिली राज़ी थी। मेरी फैमिली में तो वैसे कोई भी नहीं था, एक मैं ही था जो घर के काम जैसे तैसे कर लिया करता था। लेकिन सोनाली की फैमिली बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी थी। सोनाली के पापा और मम्मी ने मुझसे यह सवाल किया कि मैं सोनाली का ख्याल कैसे रख सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद भी नहीं देख सकता हूँ।
अगर कभी कोई परेशानी आ गई तो क्या होगा। तभी सोनाली ने अपनी मम्मी पापा को बीच में ही टोकते हुए कहा कि मैं और रोहित बहुत खुश रहेंगे क्योंकि हम एक जैसे हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। और मैं किसी ऐसे घर में बोझ बनकर नहीं जाना चाहती जहाँ पर मुझे मेरी कमजोरी का एहसास दिलाया जाता रहे। देखते देखते हमारी शादी हो गई और सोनाली ने हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। हम एक साथ कॉलेज जाते थे। मुझे नौकरी भी मिल गई थी एक कॉलेज में म्यूज़िक टीचर की। मैं अपनी जॉब और अपनी फैमिली, अपनी पत्नी से बहुत खुश था। हमारे घर में जिन चीज़ों की भी कमी थी सोनाली के आने के बाद वो भी पूरी हो गई थी। मुझे समय से खाना मिलता था। घर की साफ सफाई, कपड़ों से लेकर सारे काम सोनाली बड़ी ही आसानी से कर लिया करती थी। शायद इसलिए क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की बचपन से ही आदत थी। लेकिन सोनाली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। हमारे ही कॉलेज में पढ़ने वाले 4 मेरे दोस्त थे जो बहुत ही पैसे वाले थे, पैसों में बहुत अमीर थे और उनके माता पिता की बहुत ऊंची पहुंच भी थी। मेरी उनसे बस नॉर्मल से ही दोस्ती और हाय हेलो तक ही दोस्ती सीमित रही थी क्योंकि मैं वैसे भी ज़्यादा दोस्ती नहीं करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं जब घर पहुंचा तो घर के दरवाजे खुले हुए थे। मैंने सोनाली को काफ़ी आवाज़ लगाई कि सोनाली कहाँ हो तुम और घर का दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ दिया है तुमने। लेकिन सोनाली का कोई जवाब नहीं आया। मैं सोनाली को आवाज़ लगाते हुए और सोनाली को टटोलते हुए अपने कमरे में गया। तब मुझे वहाँ पर कुछ महसूस हुआ जैसा कोई मुझे आवाज़ देना चाह रहा है लेकिन उसका मुंह बंद है। मैं आगे बढ़ा और मैंने बेड की तरफ टटोलना शुरू किया तो मुझे सोनाली बेड पर मिली। लेकिन जो मैंने महसूस किया उसे महसूस करने के बाद मेरा तो शरीर कांपने लगा था क्योंकि सोनाली के हाथ और पैरों को किसी ने बेड पर अच्छी तरीके से बांध दिया था जिससे कि वो हिल ना सके और उसके मुंह पर भी कुछ और भी बांध दिया था जिससे कि उसकी आवाज़ बाहर न जा सके। मैं सोनाली को और तेज़ से आवाज़ लगाने शुरू कर दिया और तड़पते हुए उसके हाथ खोले। तब पता चला कि उसके शरीर पर तो कपड़े भी नहीं हैं। तभी सोनाली मुझसे बेतहाशा रोते हुए लिपट गई और वो बहुत डरी और सहमी हुई थी, इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसने हकलाते हुए मुझसे कहा कि रोहित, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। मेरी ज़िंदगी किसी ने तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। कौन थे वो मैं नहीं जानती, लेकिन वो 4 लोग थे जिन्होंने मुझे इस तरीके से बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत खराब कर दी। मैं नहीं समझ पा रही वो कौन है, कहाँ से आए थे। तभी मैंने सोनाली को कसकर गले से लगा लिया और मैं भी फूट फूट कर रोने लगा। हमने सोच लिया था कि हम इस बात की रिपोर्ट पुलिस में करेंगे। हम दोनों ही तुरंत पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस स्टेशन में हमें कई घंटों तक बिठा कर रखा गया और हमसे ना जाने कितने उल्टे सीधे और घटिया सवाल किए गए। 4 से 5 घंटे के बाद हम वहाँ से वापस आ गए, लेकिन उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। उन्होंने कहा आपको पहले मेडिकल कराना होगा, उसके बाद ही हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। लेकिन रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। जिस ऑटो में हम बैठकर अपने घर आ रहे थे वो ऑटो वाला हमें ना जाने के समुंदर के पास लेकर चला गया और हमें बीच समुंदर में छोड़ दिया। हम दोनों ही पति पत्नी वहाँ पर करीब 12 घंटे तक फंसे रहे और हम किनारा खोजते खोजते थक गए। सुबह तय शाम हो गई और हम भीगे भागे अपने घर पहुँचे। दूसरे दिन हमें मेडिकल के लिए जाना था, लेकिन जब हम मेडिकल कराने पहुँचे तो वहाँ कुछ अजीब ही मालूम हुआ, जिसे सुनकर मैं और सोनाली चौंक कर रह गए थे। वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चला कि हमारा मेडिकल की रिपोर्ट्स नहीं निकल सकती क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा देर पानी में रह चुके हैं, जिसकी वजह से जो भी सबूत थे वो सारे ही मिट चुके हैं। इसकी वजह से अब कोई भी सबूत नहीं मिल सकता था उन 4 के खिलाफ ताकि उन्हें सज़ा मिल सकती। फिर भी हम पुलिस स्टेशन गए और यह बात बताई कि हमें ना जाने किसने समंदर के बीच में ले जाकर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हमारे मेडिकल रिपोर्ट नहीं निकल सकती। फिर पुलिस वालों ने हमें निराश लौटा दिया। उन्होंने कहा कि अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने किसी की आवाज़ सुनी हो या किसी की शक्ल याद हो या आपने किसी को महसूस किया हो तभी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब उन 4 लड़कों ने मेरी पत्नी के साथ गलत काम किया था तो उनमें से किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला था। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि अंधे लोग आवाज़ को अच्छे से पहचान जाते हैं।
इसलिए उनमें से किसी की कोई आवाज़ मेरी पत्नी ने नहीं सुनी थी। हम निराश और हताश होकर अपने घर वापस आ गए। हमने फिर से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया, सब कुछ भूल कर। मेरी बीवी काफ़ी दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकली। उसने कॉलेज भी छोड़ दिया था और जब मैं जॉब करने जाता था तो बहुत सेफ्टी के साथ उसे घर पर छोड़कर जाता था। हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। हमने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था, वरना सोनाली के घर वाले उसे यही कहते कि हमने तो मना किया था, तुमने अपनी ज़िंदगी का गलत फैसला खुद चुना है और अब तुम्हें ही इसे सुधारना होगा। इसलिए हमने ये सारी बातें अपने तक ही रखी, क्योंकि अगर हम बाहर या अपनी फैमिली में किसी को भी बताते तो बदनामी हमारी ही होती। जो होना था वो हो गया था और हम उन लोगों को जानते भी नहीं थे कि वो कौन थे। उसके बाद एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी एक दिन घर में अकेली थी, तभी एक बच्चा खेलता हुआ आया और उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। मेरी पत्नी ने आवाज़ लगाई तो किसी बच्चे की आवाज़ लगी, तो मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोल दिया और पूछा, क्या बात है बेटा? तो वो बच्चा बोला कि नहीं आंटी, कोई बात नहीं है, मेरी गेंद यहाँ पर आ गई है शायद। लेकिन घर पर तो कोई गेंद नहीं आई थी। सोनाली ने कहा, बेटा यहाँ पर आपकी कोई गेंद नहीं आई है, आपको गलतफहमी हुई है। तभी वो बच्चा ओके बोलकर वहाँ से चला गया। लेकिन उस बच्चे के पीछे कुछ लोग मेरे घर के अंदर चुपके से घुस आए थे और उन लोगों ने मेरी बीवी को पीछे से पकड़ लिया और उसके मुंह को कस के बांध दिया और उसे बेड पर पटक दिया। और उन चारों लोगों ने उसके साथ फिर से वही दरिंदगी की जो उन्होंने पहले उसके साथ की थी। वो ना तो किसी को देख सकती थी और ना ही किसी को आवाज़ लगाकर अपनी मदद के लिए बुला सकती थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। उन चारों में से एक ने अपना नाम बोला, क्योंकि वो चारों ही आपस में कुछ इशारों से बातें कर रहे थे। तभी एक ने गुस्से में आकर कुछ बात बोली तो अपना नाम लेकर उसे वो बात कही, जिसके बाद मेरी बीवी ने उसके नाम को सुन लिया और उन चारों ने ही इस वजह से मेरी बीवी को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन मेरी बीवी जैसे तैसे खुद को बचाकर किचन में जाकर छुप गई और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया। वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई थी। उसने किचन में जाने के बाद बर्तनों को तेज़ तेज़ से पटकना शुरू कर दिया ताकि मोहल्ले वाले ये शोर सुनकर वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। लेकिन लोग इकट्ठा होते उसके पहले ही वो चारों वहाँ से भाग निकले थे। तभी मेरे पड़ोस में से किसी ने फ़ोन किया कि आपके घर में कोई चोर घुस आया है, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। मैं भागता हुआ घर पर आया और मैंने सोनाली को आवाज़ लगाना शुरू की। सोनाली मुझे किचन में डरी सहमी रोती हुई मिली। मैंने तुरंत सोनाली को गले लगा लिया। सोनाली ने मुझे रोते हुए बताया कि आज फिर से उसके साथ वही सब कुछ हो गया जो एक बार हो चुका था। लेकिन इस बार उनमें से एक ने अपना नाम बताया और जो नाम उसने मुझे बताया उसे सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि वो तो मेरा अपना जिगरी दोस्त था जिसका नाम जिगर था। लेकिन जिगर बहुत पैसे वाला और बहुत पावरफुल इंसान था। उसके नाम के बिना पर ही हम उसे सज़ा नहीं दिलवा सकते थे, हमें सबूत इकट्ठे करने थे। लेकिन फिर भी मेरी बीवी के साथ दोबारा से वही सब कुछ हो चुका था। इस वजह से हम डरे सहमे हुए पुलिस स्टेशन फिर से गए। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के बाद हमें फिर से वही जिल्लत और बेइज्जती सहनी पड़ी। पुलिस वालों ने हम पर ज़रा भी तरस नहीं खाया और वो सिर्फ हमारी बातें सुनकर हमसे कह दिए कि जाइए, जब कोई सबूत मिल जाए तब आप हमारे पास आइएगा, तब हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसे किसी इज्जतदार और शरीफ इंसान को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम वहाँ से फिर से निराश होकर घर चले आए। उस दिन हम दोनों ने ही पूरा दिन खाना नहीं खाया और एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोए थे। हम एक दूसरे से यही कह रहे थे कि क्या गलती है हमारी, क्यों ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ये हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। क्या हमने शादी करके कुछ गलत किया है या हमारे अंधे होने की सज़ा हमें मिल रही है। लेकिन 2 घंटे तक लगातार रोने के बाद सोनाली ने मुझे कुछ अजीब ही कहा। मैं सुनकर दंग रह गया। वो एकदम से हंसने लगी और कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप अपने काम पर ध्यान दो।
सुबह को आपको ऑफिस जाना है, आप सो जाओ और सुबह को आप काम पर जाना। मैंने सोचा शायद उसे सदमा लगा है, इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रही है। मैंने उसे 2 थप्पड़ लगाए, लेकिन वो फिर भी हंस रही थी और कहने लगी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम एक नॉर्मल ज़िंदगी फिर से शुरू करेंगे और थोड़े पैसे इकट्ठे होने के बाद हम यह शहर छोड़ ही देंगे और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर ये इतनी नॉर्मल है तो ये अच्छी बात है, वरना अगर इसे टेंशन ले ली तो ये इसके लिए गलत होगा। मैंने कहा ठीक है सोनाली, सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। हम दोनों उस दिन भूखे ही सो गए। सुबह मैं उठा तो सोनाली ने मेरे लिए नाश्ता बनाया और मेरे लिए चाय लेकर वो आई। मुझसे कहने लगी चाय पी लीजिए और यह आपका टिफ़िन है, आप काम पर ध्यान दीजिए और हम जल्द ही यहाँ से किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। यहाँ पर हम दोनों फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं भी थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया था क्योंकि मुझे तसल्ली मिल गई थी कि मेरी बीवी ज़्यादा परेशान नहीं है। मैं उस दिन चाय पीकर और टिफ़िन लेकर ऑफिस तो चला गया, लेकिन पूरे दिन मेरे दिमाग में सोनाली की ही बातें घूम रही थी। इसलिए लंच टाइम में मैंने आधे ही दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं सीधा घर आ गया। घर आते ही जब मैं ऑटो से उतरा तो मुझे कुछ आवाज़ें महसूस हुई और जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने महसूस किया कि काफ़ी लोगों की भीड़ है जो कि मेरे घर के बाहर ही जमा है। मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन जब मैंने इतनी भीड़ महसूस की तो मुझे महसूस हो गया था कि कुछ ना कुछ अनहोनी ज़रूर हुई है। मैं सब फेंक कर भागता हुआ अंदर गया और जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने अपनी बीवी के शरीर को पंखे से लटका पाया। मैं बहुत तकलीफ़ में था और बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं अकेला हो गया था। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया, लेकिन जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे पैर के पास कुछ महसूस हुआ, शायद जैसे कोई लेटा हुआ था। लेकिन इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी। जब मुझे मालूम हुआ कि पुलिस वहाँ पर क्यों आई है और किसने बुलाया है, तब पड़ोसियों ने मुझे बताया कि यहाँ पर 4 लोग और मौजूद हैं जो कि मरे हुए हैं। मैंने अपनी बीवी के शव को नीचे उतारा और मैं उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो रहा था। तभी मुझे उसके हाथ में एक मोबाइल मिला जिसे उसने अपने हाथ में कस के जकड़ा हुआ था कि जैसे वह मुझे इस मोबाइल के ज़रिए कुछ बताना चाह रही थी। मैंने तुरंत ही वो मोबाइल हाथ में लिया, इससे पहले कि पुलिस वालों की उस पर नज़र पड़ जाती, और उसके दूसरे हाथ में कुछ और भी था, शायद कुछ चैन वगैरह थी। लेकिन जब मैंने उसके हाथ से वो चैन ली और जो उसमें लॉकेट था वो मैंने महसूस किया तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। वो चैन मैंने ही जिगर को उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी, जो कि वो अक्सर गले में डालकर ही रखता था, और शायद मेरी बीवी की इज्जत ख़राब करते समय मेरी बीवी ने उस चैन को खींच लिया होगा, तभी वो उसके हाथ में अटक गई थी। लेकिन ये चारों के चारों यहाँ पर कैसे और क्यों, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा था। और इन्हें मारा किसने था? तभी मैंने उस फ़ोन को हाथ में लिया और बटन दबाने लगा। तभी अचानक से बटन दबने की वजह से ऑडियो मैसेज का ऑप्शन खुल गया, जहाँ पर सोनाली ने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ रखा था जो कि ऑडियो फॉर्म में था। उसने उस मैसेज में मुझसे कहा था कि रोहित, मैंने अपने गुनाहगारों को आज ख़त्म कर दिया। मैं इस तरीके से नहीं जी सकती थी। ये चारों आज फिर से मौका पाकर मेरे साथ कुछ गलत करने के लिए आए थे, लेकिन इस बार मैंने इन्हें कुछ गलत नहीं करने दिया और इन्हें मौत के घाट उतार दिया। मुझसे तुम्हारी परेशानी सही नहीं जा रही थी। तुम इस तरह से मेरी वजह से परेशान थे, मुझसे नहीं देखा जा रहा था। इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से मैं छुटकारा पाना चाह रही थी और तुम्हें भी इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाना चाह रही थी। इसलिए मैं उस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। शायद मेरे लिए यही सही होगा और मैं दुआ करूँगी ऊपर वाले से कि अगले जन्म में मुझे किसी तरह का अपंग बनाकर ना भेजे, क्योंकि यह दुनिया बहुत बुरी है। ये लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर हर एक ताकतवर इंसान एक मजबूर इंसान को भी और भी ज़्यादा मजबूर करता है और इसे इस्तेमाल करता है। मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन तुम मेरे लिए अपने आप को मत बर्बाद करना। मैंने इन चारों को मौत के घाट उतार दिया और ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, इसलिए नहीं कि तुम अपने आप को इस गम में बर्बाद कर दो, इसलिए कि तुम सर उठा कर जी सको और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो जिससे और लोगों को जीने की नई उम्मीद मिले। मेरी मौत को यूँ ज़ाया मत करना, खुद को बर्बाद करके कुछ ऐसा करना जिसे मुझे और तुम्हें
लोग हमेशा याद रखें। यह मैसेज सुनने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगा और मैंने ऊपर वाले से कहा कि ऊपर वाले ऐसा क्यों किया तुमने? भले ही ये चारों मर चुके थे लेकिन मेरी बीवी को तो मेरे साथ ज़िंदा रहने देते, क्योंकि मेरे लिए मेरी बीवी ही सब कुछ थी। उसके अलावा तो मेरा कोई भी अपना नहीं था। लेकिन जो होना था वो सब कुछ हो चुका था। मैंने अपनी बीवी का क्रियाकर्म किया और उसके बाद मैंने यह शहर छोड़ दिया। लेकिन मैंने दूसरे शहर जाकर अपनी बीवी की एक एक बात को ध्यान में रखा और मैंने अपने सारे जमा पैसों से एक ऐसा स्कूल खोला जहां पर हर अपाहिज बच्चे को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा सकती थी, जो कि अंधे या फिर किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से विकलांग थे। उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती थी जिससे वह अपना किसी मुसीबत से बचाव कर सके और कोई भी उनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठा सके। और आज मेरा वह स्कूल, मेरा वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से चल रहा है और मैंने उस स्कूल का नाम अपनी बीवी के नाम पर ही रखा है। मेरे साथ मेरी बीवी की यादें जुड़ी हुई हैं और मैं सोचता हूँ वो हर समय हर कदम पर मेरे साथ साथ चलती रहती है। और आज जो मैं जहाँ पर हूँ, जैसे भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो सब उसी की वजह से कर रहा हूँ और मैं अब बहुत खुश हूँ। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।